NTS GAT Journal 11 July 2021 past paper solution quantitative reasoning. Question number 1 is a mother is 3 times the age of her son. Sum of their ages is 28. Find the age of the son. तो सबसे पहले जो मदर की एज है दैट इज़ द 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन. तो M फॉर मदर हेयर और S फॉर सन. तो M इज इक्वल टू 3S. आफ्टर दैट ये कंडीशन गिवन है कि हमारे पास दोनों मदर और सन की जो एज का सम है वो 28 के इक्वल आएगा. सो M प्लस S इज इक्वल टू 28. जो M है वो 3 टाइम था S के. सो 3S प्लस S व्हाट टू गेट 4S इज इक्वल टू 28. सो 28 पे यहाँ पे 4 को डिवाइड कर देंगे. आफ्टर दैट S इज इक्वल टू 4 7 से 28. सो यहाँ पे आपके पास 7 years इज द एज ऑफ सन. Question number 2 is Ali has 3 times money than Hamid. Ali gives Rs 50 to Hamid. Now Hamid has 3 times money than Ali, though we have to find the total amount. So after that here Ali के पास already amount है, that is the 3 times of Hamid. So A is equal to 3H. After that Ali is giving Rs 50. So Hamid के पास अब जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है 50. सो एज प्लस 50, जिसकी वजह से अली के पास जो है वो 50 रुपीज़ कम हो जाएंगे. और आफ्टर दैट इसके पास जो अमाउंट है वो इतनी कम हो जाएगी, वो 3 टाइम हो जाएगी दिन द हामिद अमाउंट. सो 3 इंटू A माइनस 50. आफ्टर दैट 3 को मल्टीप्लाई कराएँ इनसाइड 3A माइनस 50. 3 ज़ा 150. नाउ एज प्लस 50 इज इक्वल टू A की जगह आप यहाँ पे 3H लिखेंगे. 3 3 ज़ा 9H माइनस 150. 3 ज़ा यू गेट माइनस 150. सो यहाँ पे 8 को एक साइड पे कर लें. 9H माइनस 8 यू गेट 8H. और 150 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो 150 प्लस 50 यू गेट 200. सो यहाँ पे 200 पे 8 को डिवाइड करेंगे. सो व्हाट यू गेट 25. सो हामिद अमाउंट इज़ 25. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ अली. सो 3A इज इक्वल टू 3H. तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यू गेट 25. 3 इज 75. नाउ टोटल अमाउंट क्या होगी? 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 1.5% ऑफ 100 इज़ वेट. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन. सो 1.5% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे. 100 इज इक्वल टू व्हाट. सो उसकी जगह हम x लिखेंगे. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, परसेंटेज को, साइन को ओपन करें. दैट वुड बी 1/100. सो 1.5/100 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू x. सो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 आ जाएगी. इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट की जगह 1 आएगा और 1 डिजिट है उसके आगे, तो 1 0. सो 3 5s are 50 and 5 2s are 10. So 3/2 is the required answer. Next question is question number 4. If 12 books costs 264 rupees, how much 9 books will cost? तो आपको बुक्स गिवन है और इनकी कॉस्ट गिवन है. अब 12 बुक्स जो हैं वो 264 रुपीज़ की आती हैं, तो 9 बुक्स जो हैं वो डेफिनेटली कम रुपीज़ की आएंगी. तो यहाँ पे एक चीज़ के कम होने से अगर उसकी कॉस्ट यानी बुक्स के कम होने से कॉस्ट भी कम हो रही है, तो इस केस में हम इसका जो सॉल्यूशन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं. यानी 264 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 12 को हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे, लाइक दिस. ओके, सो 9 मल्टीप्लाई 264 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 12. 9 मल्टीप्लाइड बाई 264 डिवाइडेड बाई 12. सो 12 1 से 12, 12 22 ज़ा 264. और आगे आपके पास 22 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यू गेट 198. दैट इज़ द आंसर. Next question is, if n is an integer, positive integer that is greater than unity, then next even integer will be. So definitely आपके पास अगर integer जो है वो unity से ज़्यादा है, so n की वैल्यू आपके पास 2 होगी और next even integer आपको फाइंड करना है. So इससे रिलेटेड ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट फार्मूलाज गिवन है. पहला ऑप्शन है n+1. अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे. 2 + 1 इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट फार्मूला है n+1/2. सो हमारे पास 2 के बाद जो नेक्स्ट 3 आ रहा है, 3 इज़ नॉट इवन, ऑल्दो इट्स इंटीजर बट नॉट इवन. सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. उसके बाद नेक्स्ट है n+1/2. सो 2 + 1/2 यू गेट 3/2. सो 3/2 इज़ फ्रैक्शन फॉर्म है, ये इंटीजर नहीं है. सो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है. आफ्टर दैट ऑप्शन सी इज़ 3n. n की जगह 2 पुट करें. 3 2 ज़ा 6. तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर 6 तो नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं है. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज़ n स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर यू गेट 4. तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर जो है वो 4 होता है. सो आपके पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हेन 9 इज़ एडेड इन ट्वाइस ऑफ अ नंबर एंड देयर सम इज़ 13 एंड फाइंड द नंबर. सो लेट्स सपोज हमारे पास वो जो नंबर है हम उसको x कह रहे हैं और उसका ट्वाइस जो है वो 2x के इक्वल होगा. उसके बाद कंडीशन है क्वेश्चन में कि अगर हम
ट्वाइस के अंदर 9 को ऐड करें तो आपके पास जो सम है उनका 39 बन जाता है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 9 + 2x = 39। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले आएंगे, सो 39 - 9 यू गेट 30। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 2 को 30 पे डिवाइड कर देंगे, सो यू गेट 15। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द पैरामीटर फॉर स्क्वायर इज़ 48, फाइंड इट्स एरिया। पैरामीटर बेसिकली आपके पास सम होता है, सम ऑफ द ऑल द साइड्स। अब चूँकि स्क्वायर्स की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सो उसके लिए आपके पास फार्मूला होगा 4 × लेंथ। पैरामीटर की जगह आप 48 लिखेंगे, 48 = 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ से पहले आप लेंथ फाइंड करेंगे और फिर उसका लेंथ का स्क्वायर लेके एरिया फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले पैरामीटर की जगह 48 लिखा इज इक्वल टू 4L। 4 को डिवाइड कर दें 48 पे, सो व्हाट यू गेट 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो L की वैल्यू आपके पास 12 आ जाएगी। नाउ L स्क्वायर करेंगे जो कि एरिया के इक्वल आएगा, सो 12 का स्क्वायर 144, दैट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्राइम फैक्टर डज 12 हैव। प्राइम फैक्टर आपके पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 पे डिवाइड हों और अपने आप पे डिवाइड हों। 1 जो है वो प्राइम फैक्टर में नहीं आता, आपके पास प्राइम फैक्टर जो है वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है फॉर प्राइम फैक्टर डज 12 हैव, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो सबसे पहले आपके पास हम 12 को स्प्लिट करेंगे, सो 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12। तो इसके अंदर जो है वो 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, सो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ। अब हमारे पास ट्राइंगल्स में ऑप्शन है एक्यूट, आइसोसेलेस, स्केलेन और इक्विलेटरल। तो एक्यूट आपके पास ट्राइंगल वो होती है जिसकी जो तमाम एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब भी आपके पास होता है कि लेस देन 90। उसके बाद है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास ऐसी ट्राइंगल्स हैं जिसकी 2 साइड आपके पास इक्वल हैं और 2 एंगल्स इक्वल हैं। उसके बाद है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन वो ट्राइंगल होती है जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं और 3 एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं और इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो हमें वो बताना है जिसके 2 साइड्स इक्वल हों। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ द आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसमें आपके पास ये साइड और ये साइड दोनों क्या हैं, इक्वल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 kg। अब 1 k का मतलब होता है 1000। ठीक है, अब पॉसिबल आंसर्स हमारे पास हैं इसके 0.1, 10, 100 और 1000। तो हमारे पास 1 k जब 1000 के इक्वल होगा तो 1 kg के अंदर आपके पास डेफिनेटली 1000 ग्राम्स होंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द HCF ऑफ 20 and 30। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो भी आपके पास जिनका हमने HCF फाइंड करना है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। सो 20 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। उसके बाद 30 को भी प्राइम फैक्टर में डिवाइड करें, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। आफ्टर दैट जो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास HCF आ जाएगा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो 2 कॉमन है और दूसरा यहाँ पे 5 कॉमन है। सो 2 × 5 आपके पास जो है वो 5 × 2 = 10, दैट वुड बी द HCF ऑफ द 20 and 30। Next question is question number 12. Which number is both square and cube? The possible options are 8, 9, 27 और 64। अब हमने ऐसा नंबर बताना है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी और नंबर का क्यूब भी है। तो 8 हमारे पास जो है 8 का स्क्वायर अगर हम करें 8 8 = 64 आता है और 4 का क्यूब करें तो वो हमारे पास 64 आता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आप किसी भी सेम नंबर को ऑपोजिट साइन के साथ लिखें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो -5 का एडिटिव इनवर्स +5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सिंप्लीफाई x + 2 and x + 3। तो यहाँ पे हम इनको सिंप्लीफाई में आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। सो पहले फर्स्ट लेटर विद फर्स्ट वन, सो इट वुड बी x²। उसके बाद आप 2 को x से मल्टीप्लाई कराएं, दैट विल बी द 2x। उसके बाद 3 को x से मल्टीप्लाई कराएं, इट वुड बी 3x। 3 × 2 = 6। नाउ सिंप्लीफाई कराएं 3 + 2x, यू गेट 5x। सो x² + 5x + 6 इज इक्वल टू आंसर। कन्वर्ट 13.5% इंटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को ओपन करेंगे। परसेंटेज की जगह हम लिखेंगे 1/100। सो उसके बाद हम पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा और एक डिजिट है उसके आगे तो एक 0 लगाएंगे। सो 135/100
100 मल्टीप्लाई 10. अब 100 मल्टीप्लाई 10 यू गेट 1000. सो 135 और 1000. आफ्टर दैट इसको सिंपल जो है टेबल पढ़ के इसके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करें. सो 5 पे कर सकते हैं हम इसको. 25 5 ज़ा 135 एंड 25 200 ज़ा 1000. सो आपका ये 27/200 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 6 + 6 - 6 + 6 डिवाइड बाई 6. जब भी आपके पास नंबर सेम हो और उनकी प्रेसिडेंस कुछ इस तरह से आ रही है. प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन को इवैल्यूएट करने का ऑर्डर. प्लस है, फिर माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और आपके पास डिजिट सेम ही है तो आंसर जो है वो आपके पास सेम डिजिट आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 6 आपके पास आंसर होगा. इसके अलावा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप 1/6 की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, इसको जब आप 1/6 की फॉर्म में लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स हम तभी करते हैं, तो ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. तो आफ्टर दैट यू हैव 6. दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. हाउ 0.45 कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म. तो सबसे पहले पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे. और फिर इसको सिंप्लीफाई करें. 9 5 ज़ा 45 एंड 25 ज़ा 100. तो आपके पास 9/20 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. सिंप्लीफाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.01. अब इनको ओपन करके लिखें. पॉइंट की जगह 100 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और बाकी आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो. सिमिलरली इसको भी ओपन कर लें. तो ये इनको मल्टीप्लाई करा लें आपस में. 1 बाई ये हो जाएगा 1 विद 4 ज़ीरोज़. आफ्टर दैट अब जहाँ पे 1 है उसकी जगह पॉइंट लगेगा, बाकी सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट डिजिट की लास्ट ज़ीरो की जगह 1 लिख देंगे. सो 0.001 इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 2b + 5 = 20 देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2b - 5. तो सबसे पहले तो आपको 2b यहाँ पे सेपरेट करना है. तो हम 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. सो 20 - 5 हो जाएगा. सो 20 - 5 यू गेट 15. आफ्टर दैट आपको उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है. सो 2b - 5 कर देंगे इक्वेशन के इस साइड पे भी, इस साइड पे भी. सो 15 - 5 यू गेट 10. सो 2b - 5 = 10. दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. सिंप्लीफाई 100 स्क्वायर - 99 स्क्वायर. चूँकि आपको कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं होता, तो यहाँ पे आप अगर 100 का स्क्वायर करते हैं तो वो तो 1 विद 4 ज़ीरोज़ आ जाएगा. 99 का स्क्वायर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. तो यहाँ पे सिंपली हम एक फार्मूला लगा सकते हैं. ये ट्रिक है इसमें कि a² - b² का. दैट वुड बी a - b × a + b. ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 100 + 99 एंड 100 - 99. अब 100 - 99 आपके पास सिंपली 1 के इक्वल आ गया. तो 100 + 99 इसको ऐड करेंगे, दैट वुड बी 199, और उसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम आंसर रहेगा. सो 199 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ x = 4 y = -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y होल स्क्वायर. तो x और y की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यूज पुट कर लें. सिंपली x की जगह 4 पुट कर रहे हैं आप, दरम्यान में माइनस ये फार्मूला का है, और y की जगह -2. सो माइनस माइनस प्लस 4 + 2 यू गेट 6. 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. In a jar, 1/2 of the marbles are red, 1/4 are white, 1/5 are blue. So what fraction of the marbles are neither red nor white or blue? ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रैक्शन आपके पास 1 में से आपने जितनी भी फ्रैक्शंस हैं आपने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, माइनस कर लेनी है. ओके, सो यहाँ पे पहली फ्रैक्शन 1/2 थी, फिर 1/4, फिर 1/5. तो इन तीनों को आपने 1 में से माइनस कर लिया. उसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे. इसका एलसीएम जो है वो आपके पास जो है वो 20 आएगा. ठीक है, और फिर 21 × 20 और 10 2 × 20, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, और 5 4 × 20. सो 5 यहाँ पे आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे 4 आएगा. सो नाउ 20 - 10 you get 10, 10 - 5 you get 5, 5 - 4 you get 1. So 1/20 is the answer. Question number 23 is how many ways 6 books can be arranged in a shelf. तो जब भी अरेंजमेंट की बात हो तो हमने हमेशा नंबर का फैक्टोरियल ले लेना. तो यहाँ पे हमारे पास 6 बुक्स हैं तो 6 फैक्टोरियल आप ले लेंगे. ठीक है, उसके बाद आप 6 को 1 तक रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन के साथ लेके आएंगे. 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर लेके आ सकते हैं. सो 6 5 ज़ा 30. नाउ 34 ज़ा 120, 123 ज़ा 360, and after that it's multiplied with 2. 360 multiplied 2 you get 720. That is the answer. Next question is question number 24. If a × b × c is equal to 72, where a, b, c are integers and a is greater than b, b is greater than c and c is greater than 1, what is the greatest possible value of a? अब इस क्वेश्चन में हमें a की greatest possible value फाइंड करनी है, और ये सारी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए.
तो हमें ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए बी और सी की डेफिनेटली लीस्ट वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। तो अगर सी 1 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। अगर सी की वैल्यू 2 है और जो बी है वो सी से बड़ा है तो बी की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं। सो आफ्टर दैट ये बी और सी की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ए की वैल्यू आ सकती है। सो बी की जगह मैं 3 लिख रही हूँ, सी की जगह 2। सो 3 2 6, 72 को 6 पे डिवाइड करें तो 6 12 72। सो व्हाट यू गेट 12, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ 15 14 13 12 6। जब भी हमें किसी की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है हम सिंपली जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कर देते हैं और फिर उनको टोटल करते हैं, वो टोटल करते हैं उसको, उसके बाद जो नंबर हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे सिंपली आप सम करेंगे तमाम नंबर्स का, 15 + 14 + 13 + 12 + 6, ये 60 के इक्वल आता है और इसको टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 पे डिवाइड कर देंगे। सो 60/5 यू गेट 12। सो आपके पास ये 12 इज़ द रिक्वायर्ड एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई 225/300। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 225 को आप सिंपली जो है वो 5 पे इसको कॉमन फैक्टर आ सकते हैं। सो 45 5 = 225 और 60 5 = 300। आफ्टर दैट इसको 9 5 = 45 एंड 12 5 = 60। मज़ीद ये 3 पे सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 3 = 9 एंड 4 3 = 12। सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question is question number 27. 1 gallon is enough to cover a distance of 15 miles. How many gallons are required to cover a distance of 150 miles? तो आपको माइल्स गिवन है और साथ में गैलन्स गिवन है। अगर 15 माइल्स को कवर करने में 1 गैलन रिक्वायर्ड है तो 150 माइल्स को कवर करने में कितने गैलन रिक्वायर्ड होंगे। तो 15 माइल अगर 1 गैलन में हो सकता है तो 150, यानी माइल्स बढ़ गए हैं तो गैलन्स भी बढ़ेंगे। तो इस केस में हम जो इसको सॉल्व करते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो हम 15 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे और 150 को 1 से। सो व्हाट यू गेट 150 × x = 15x। 15 को 150 पे डिवाइड करें, 15 1 = 15 एंड साथ में 0 आएगा। सो x = 10 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 12s³ होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ये 12 का स्क्वायर अलहदा करेंगे और s³ का स्क्वायर अलहदा करेंगे। सो नाउ 12 = 144 एंड s³ का स्क्वायर हमने करें 3 2 = 6, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स ऑफ 3 2 = 6, सो 144 s6 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 12:x प्रोपोर्शनल x/3। तो यहाँ पे आपका जो रेशो होता है हमेशा हम उसको डिवाइड के साइन से रिप्लेस करते हैं और जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको इक्वालिटी के सिंबल से रिप्लेस करते हैं। सो नाउ 12/x = x/3। नेक्स्ट में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, x को s से और 12 को 3 से, 12 3 = 36 और x को x से मल्टीप्लाई किया, दैट वुड बी x²। इन द नेक्स्ट वे हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे ताकि आपके पास उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है x² की नहीं। सो दोनों तरफ हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ 36 को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएँ तो ये हो जाएगा आपके पास 6 के इक्वल। ओके, सो x = 6 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. If the sum of two angles is 60, then two angles are called complementary angles, right angles, supplementary angles और full angle. तो बेसिकली आपके पास वो एंगल्स वो अगर दो एंगल्स का सम आपके पास 90 के इक्वल हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सिमिलरली जनरल नॉलेज के लिए आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। ओके, सो ऑप्शन ए फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो एंगल्स का सम 90 डिग्री के एंगल है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 36। आपके पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। r जो है यहाँ पे रेडियस है, पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r जो है वो 36 है, तो 36 2s are you get 72 of पाई। अगर आपके पास इस तरह से आंसर है तो ऐसे लिखें, अदरवाइज आप जो है पाई की वैल्यू पुट करें, दैट वुड बी 3.14 or 22/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x + 1/x = 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब यहाँ पे आपके पास x + 1/x का अगर आप स्क्वायर लें बोथ साइड ऑफ इक्वेशन तो वो क्या आता है, और यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ये 100 आ जाएगा, और इस साइड पे अगर हम इसका स्क्वायर ओपन करें तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा x² + 1/x² + 2। a की वैल्यू आपके पास जहाँ पे x मौजूद है और जो b की वैल्यू है दैट इज़
1/x। ओके, तो यहाँ पे 1/x जो है वो x से आपके पास कैंसिल होके जस्ट 2 बच जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, चूँकि 2 आपको यहाँ पे रिक्वायर नहीं है, दैट्स वाई हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो उस केस में 100 - 2 यू गेट 98, दैट इज़ द आंसर। Next question is 33. 120 men can complete a work in 90 days. 270 men will complete the same work in how many days? अब यहाँ पे men बताएं आपको और डेज बताएं। अगर 120 मैन जो है वो 90 डेज़ में काम ख़त्म करते हैं तो 270 मैन, अब मैन ज़्यादा हो गए तो वो एक सेम काम को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। सो आपके पास ये वैल्यू कम है और ये उसके बाद बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे डेज़ में देखा जाए तो 90 के बाद आपके पास जो फर्दर डेज़ आने वाले हैं वो कम डेज़ होंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी डिक्रीज़ कर रही है। तो इस केस में हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम नहीं करेंगे। अब इसमें हम सिंपली जो है वो 120 को 90 से मल्टीप्लाई करा देंगे लाइक दिस। हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सो 120 मल्टीप्लाई 90 और यहाँ पे 270 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पे आप और दरम्यान में इक्वालिटी का साइन लिखेंगे। सो नाउ 270 को डिवाइड कर दे 120 मल्टीप्लाई बाय 90 पे, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये आपके पास इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट में 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 0 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। सो 40 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंप्लीफाई 2 - 5 + 5 - 3 + 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सो 5 - 3 यू गेट 2, ठीक है। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट्स है 5 + 2 करेंगे हम, यानी 5 + 2 यू गेट 7। आफ्टर दैट 5 + 2 7, 7 - 7 यू गेट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़। अब आपके पास ऑप्शन ए है इनफाइनाइट, बी फाइनाइट, सी रियल, डी कॉम्प्लेक्स। तो डेफिनेटली आपके पास एक फाइनाइट सेट का सबसेट भी फाइनाइट ही होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टचेज इट एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड रेडियस, टेंजेंट, कॉर्ड, डायमीटर और व्हाटएवर। ओके, सो यहाँ पे आप जो है एक सर्कल जो है अगर देखा जाए तो सर्कल क्या होता है, एक सेंटर होता है उसका, और इस सेंटर से सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो बेसिकली इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ओके, सो रेडियस की अगर हम बात करें तो सेंटर से जो किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस है, ये सेम सर्कल तो नहीं बना लेकिन एक्चुअली में यही होता है, दिस इज़ द रेडियस। और टेंजेंट लाइन क्या होती है कि वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, इसको आप टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ टेंजेंट लाइन। आफ्टर दैट आपके पास जो कॉर्ड है वो सर्कल को किसी से भी 2 पॉइंट से टच करके गुजरता है, ठीक है, लेकिन सेंटर में से नहीं गुजरता। अब यहाँ पे इसने बताया कि सेंटर में से भी पास करे और 2 पॉइंट को टच करे, तो ऐसी लाइन को हम डायामीटर बोलते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। अब ये सेंटर से भी पास करी है और यहाँ पे इसने कट भी किया। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। In my next video lecture, I will discuss about the verbal reasoning that is related to 11th July 2021. So, thank you.